So hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. पिछले 2 दिन के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरे लैपटॉप में कुछ तकलीफ आ गई थी जिसकी वजह से मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी वीडियो बीच में फ्लटर कर रही है या नहीं। तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं वो प्लीज़ मुझे एंड में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सारी की सारी जो वीडियो थी वो अच्छे तरीके से जो है प्रोसेस हुई है या नहीं, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कर पाएं। बाकी ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आज, बट स्टिल अगर कुछ इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द स्ट्रीमिंग पर वापस आ सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये जो चैप्टर है इकोलॉजी का, ये आपका बेस तैयार करता है, ये आपके फाउंडेशंस को स्ट्रांग बनाता है इन इकोलॉजी। यानी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो इकोलॉजी के जो बाकी 3 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना और समझना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। बचे हुए तीनों चैप्टर्स में इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कुछ ज्यादा हैं, यानी अगर आप इस चैप्टर को ना भी पढ़ो तो भी आप उन्हें समझ पाओगे, लेकिन अगर आप लिंक करके सीखते हो चीजें तो आपके दिमाग में वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं और आप उन्हें आसानी से याद कर पाते हो। तो हमारा मोटो ये है कि हम चीजों को रट रट के नहीं बल्कि समझ समझ कर पढ़ें, लंबे वक्त तक याद रखें, एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एज एन आउटपुट गेन कर पाएं। इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो है #360 बायोलॉजी, जो कि आप नीचे डेली बेसिस पर कमेंट्स में टाइप भी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो #360 बायोलॉजी आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा इस लेक्चर के कंप्लीशन के बाद। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी मदद आपको मेरी करनी है, वो ये है कि आपको ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ओके, जब ये प्ले स्टोर पे आएगी, लेकिन उससे पहले आपको अभी नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर के इसे इंस्टॉल करना है। तो लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन्ड कमेंट ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, तो आप जितना ज्यादा हमें बग्स के बारे में बताएंगे उतनी हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी एंड उतना ही ज्यादा हम उन्हें जल्दी रिमूव कर पाएंगे। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि सारे बग्स रिमूव हो जाए। ऑलरेडी काफी सारे बग्स निकल चुके हैं और अपडेटेड वर्जन जो कि बहुत ही ज्यादा फंक्शनल रहेगा, जो कि पुराने वर्जन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बेहतर रहेगा, वो आपके पास अगले 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। सो आप ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लीजिए और इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जब अपडेट आए तो आपको बहुत मजा आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही मैं कोई भी चैप्टर कंप्लीट कराता हूं, मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देना स्टार्ट करते हैं ब्रिलिक्स के ऊपर। आप उन्हें आंसर कर सकते हैं और अपने भी काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक और नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक पूछ सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रिलिक्स को इंस्टॉल करके अपने फोन में जरूर रख लें और हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां स्टार्ट होती है यह जानना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है एट द लेवल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, राइट। हमें पता है कि मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल के नीचे यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ना कि बायोलॉजी। अगर मैं एटम्स की स्टडी करता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की स्टडी करता हूं, देन आई एम रीडिंग केमिस्ट्री। अगर मैं एटम के अंदर चला जाता हूं और मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं, देन आई एम रीडिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स और द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी वहां मैं या तो फिजिक्स पढ़ रहा हूं या केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं जब बायोलॉजी पढ़ता हूं तो सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आनी चाहिए, सबसे छोटी चीज, वो है बायोमोलिक्यूल्स और उसमें भी मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार के लिपिड्स हैं, ठीक है, जिसका वजन कम रहता है, यानी वजन के हिसाब से इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये अनसॉल्युबल है वाटर में एंड दैट्स व्हाई ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड चौथी हमारी कैटेगरी थी न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की आप सबसे पहले स्टडी करते हैं। फिर ये जो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दोस्त, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये सारे के सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल बनाते हैं। और वो जो सेल्यूलर ऑर्गेनेल है वो आगे चल के क्या बनाती है? वो आगे चल के और ऑर्गेनेल्स के साथ मिलकर के कंप्लीट सेल बनाती है। तो हम डायरेक्टली बायोलॉजी में सेल की स्टडी को स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें बायोमोलिक्यूल्स को भी समझना होगा, जो कि हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो है आपकी हायरार्की जो स्टार्ट हो जाती है, इट इज ऑफ इकोलॉजी। यानी
आपने मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल बनाई, सेल ऑर्गेनेल से सेल बनाया, सेल से फिर आपने टिश्यूज बनाए, फिर ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए, फिर ऑर्गेनिज्म बनाया। ऑर्गेनिज्म और उसके बाद की जो चीजें हैं, यहां पर आप इकोलॉजी लेवल पे चले गए। उसके बाद आप इकोलॉजी के अंदर चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। इकोलॉजी में इको जो है, इट इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड ऑइकोस, एंड लॉजी जो है, इट इज अ वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वर्ड लोगोस। यानी इकोलॉजी का मतलब है ऑइकोस लोगोस। ऑइकोस का मतलब होता है होम, यानी अपने घर की। लोगोस का मतलब होता है क्या? स्टडी, यानी पढ़ाई करना। यानी आप जहां पर रहते हैं, आप जिस वातावरण में जीते हैं, उस वातावरण की, अपने आसपास के जीव जंतुओं की और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो वहां पर हैं, उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करने को ही इकोलॉजी कहते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन of living and non-living things, is the study of living things and non-living things, यानी आपके आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी आपके आसपास का टेम्परेचर, आपके आसपास का वाटर कैसा है, ये सारी चीजें, इनके इंटरेक्शन की स्टडी विद यू इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी आपका आपके आसपास प्रेजेंट बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि अगर मैं गेहूं खा लेता हूं तो मेरा और गेहूं का क्या रिलेशन है? प्रीडेटर और प्रे वाला रिलेशन है। यानी कि मैं गेहूं का इनडायरेक्टली शिकार कर लेता हूं। अगर मुझे कोई शेर खा जाता है तो मेरा और शेर का क्या रिलेशन है? कि मैं प्रे हूं और शेर प्रीडेटर है। तो आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा इंटरेक्शन है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, यानी अबायोटिक फैक्टर्स का उसके ऊपर क्या प्रभाव है, इसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। यानी अपने ही घर, अपने ही वातावरण की स्टडी हमें यहां पर करनी है। अब इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है? यहां पर दोस्त हमने सेल से टिश्यूज बनाए, ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए, और क्या बना लिया था? ऑर्गेनिज्म। हमने बना लिया था ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, एक जैसे मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ हमारे स्पीसीज की ही बात कर रहा हूं। सिर्फ हमारी स्पीसीज के लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, तो हम सिर्फ ह्यूमंस काउंट करेंगे, डॉग, कैट, एलिफेंट्स काउंट नहीं करेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन इज 140 CR, 140 करोड़ के आसपास। और अगर हम डॉग की पॉपुलेशन बोलते हैं तो हम ह्यूमंस को काउंट नहीं करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब है एक स्पीसीज हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद काफी सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। काफी सारी पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड और पॉपुलेशंस इन एन एरिया। यानी जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूं तो इस सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स भी हैं, इसी सोसाइटी के अंदर, इसी एरिया के अंदर डॉग भी पाले हुए हैं, किसी ने कैट भी पाली हुई है, यहां पर गाय भैंसे भी घूमती रहती हैं, यहां पर बैक्टीरिया भी होगा, यहां पर आपकी चिड़िया भी आती रहेंगी, राइट। सो ये सारी चीजें मिलकर के एक इलाके में जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, कोई पेड़ भी है, कोई ग्रास भी है, सब मिलाकर के कम्युनिटी बनाती है। लेकिन ओनली लिविंग, सिर्फ लिविंग की बात हो रही है कम्युनिटी में, क्योंकि ये एक पॉपुलेशन का ग्रुप है। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीजें दोनों की दोनों आ जाती हैं। लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीजें दोनों की दोनों आ जाती हैं। यानी मेरी सोसाइटी में जितनी भी चीजें थी, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स, ग्रासेस, आपके क्रॉप्स, आपके ट्रीज, सब कम्युनिटी में आ गए। और यहां पे अबायोटिक फैक्टर्स यानी टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, अब बन गया एक इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका बायोम। बायोम एक ऐसी जगह है जहां पे अपनी खुद की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे एक बड़ा पार्ट है, ओके, जहां पर खुद की क्लाइमेटिक कंडीशन है। एक जगह पे सूरज बहुत स्कॉचिंग उगा हुआ है, वो अलग बायोम है, राइट। बहुत बड़ा बायोम जिसकी खुद की डिफाइंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे हम बोलते हैं रेगिस्तान में गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान एक बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है। उसके अंदर छोटे छोटे और हैबिटेट हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे बायोम बहुत बड़ी चीज है। और बायोस्फीयर मतलब आपका अर्थ, जो कि एक क्या है?
एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम है अपने आप में ही। तो पूरी दुनिया के जितने भी फंक्शनल इकोसिस्टम है उन सबका जो सम है इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। इनको एक बार लिख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे कोई आपके ऊपर अगर रिसर्च करेगा, सिर्फ आपकी रिसर्च करेगा एज एन ऑर्गेनिज्म, तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? आपकी फिजियोलॉजी को वो नोटिस कर लेगा। इसीलिए ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी बोला जाता है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा आपकी फिजियोलॉजी देख पाएगा, आपके अंदर होने वाले रिएक्शंस को समझ पाएगा, आप एनवायरमेंटल चेंजेस को कैसे केटर करते हो ये समझ पाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। पॉपुलेशन का मतलब सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। यह पर्टिकुलर एरिया कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे मैं बोलूं ह्यूमंस इन इंडिया, तो एरिया हो गया इंडिया बहुत बड़ा, और मैं बोलूं ह्यूमंस इन माय विलेज कि 800 लोग रहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एरिया। कम्युनिटी मतलब all populations, all different populations of living organisms, all different populations of living organisms in an area या in a particular area। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में अब जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी यहां पर आपकी आ जाएंगी। इकोसिस्टम मतलब एक जगह पर रहने वाले बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जिंदा चीजें, जिंदा स्पीसीज, और अबायोटिक फीचर जैसे टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये सब मिला करके हो गया एक इकोसिस्टम। बायो मतलब यहां पर इनकी खुद की, यहां पर बायो मतलब इनमें खुद की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, खुद की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। बायोस्फीयर मतलब सम ऑफ ऑल स्मॉल इकोसिस्टम्स, सम ऑफ ऑल स्मॉल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं उन सबका जो सम है इसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ये एक हायरार्की है, इस हायरार्की को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहां पर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को इस चैप्टर के अंदर केटर करते हैं, राइट। इकोसिस्टम हमारा अगला चैप्टर है ही, उसके अंदर हम इन चीजों को समझेंगे। तो यहां पर दीज आर द फ्यू लेवल्स फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल, जहां पर आप इकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो। इकोलॉजी में दो प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके दिमाग में आने चाहिए, व्हाई एंड हाउ। कोई चीज कैसे हुई और कोई चीज क्यों हुई। जैसे एक बुलबुल गाना गाती है, तो हाउ डज द बुलबुल सिंग्स। हाउ मतलब कैसे गाती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म यह है कि एक तो यहां पर वाइब्रेटिंग बोन है, एक तो यहां पे वाइब्रेटिंग बोन है बुलबुल के अंदर, और यहां पर क्या है, साउंड बॉक्स जो है वो प्रेजेंट है। इस साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं? बर्ड के अंदर सिरिंग्स कहते हैं, हमारे अंदर लैरिंग्स कहते हैं, बर्ड के अंदर सिरिंग्स कहते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? बुलबुल कैसे गाना गाती है? वाइब्रेटिंग बोन और सिरिंग्स की हेल्प से। लेकिन क्यों गाना गाती है? वाई, पर्पज क्या है? वाई मतलब पर्पज क्या है? पर्पज ये है टू अट्रैक्ट मेट इन ब्रीडिंग सीजन, यानी अपने पतिदेव को बुलाने के लिए, ठीक है। एंड टू कम्युनिकेट, भाई किसी को कुछ बात बतानी होगी तभी तो गाना गा रही है, टू कम्युनिकेट, इसलिए गाना गाती है। तो हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढने की कोशिश करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर व्हाइट, क्यों होते हैं व्हाइट? जो रात में फूल खिलते हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स इन नाइट, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स इन नाइट। भाई रात में चमकेंगे तो ही तो पॉलिनेटर या इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैक्टस में थॉर्न क्यों है? टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर। भाई सरफेस एरिया जब कम होगा कैक्टस का, जब वो पॉइंटेड होंगे तो पानी ज्यादा उड़ेगा नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। टू कंजर्व वाटर एज वेल एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कोई भी आएगा तो उन्हें कांटे गड़ा देंगे, तो कोई भी इनके साथ छेड़ नहीं कर पाएगा, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ।
हाउ चिक रिकॉग्नाइज हर मदर, भाई अंडे में से अभी जस्ट चूजा निकला ही है, वो अपनी मम्मी को कैसे पता लगाएगा कि कौन सी है मेरी मम्मी? इसे कहते हैं इम्प्रिंटिंग टेक्निक्स, इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। यानी चिक जो है इट फॉलोज हर मदर्स इंप्रेशन, वो अपने मदर के इंप्रेशंस को फॉलो करती है। यानी उसके मदर में और उसमें ऑलरेडी एक लिंक है, उसे पता लग जाता है हमारी मम्मी कहां जा रही है, उसी के पीछे पीछे वो जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि उनकी मदर जो है वो कौन सी है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स है या इंसेक्ट्स है उनको कैसे पता लगता है किस फ्लावर में नेक्टर है, तो बेसिकली उसको स्मेल भी कर सकते हैं एंड देयर आर सम अदर टेक्निक्स आल्सो जिससे उनको आइडिया लग जाता है, राइट? जैसे वो स्मेल कर सकते हैं, अदर इंसेक्ट्स को भी बैठा हुआ देख सकते हैं, उससे भी उन्हें एक आइडिया लगेगा। एज वेल एज कुछ वेव्स भी वो निकालते हैं जिससे वो चीजों को स्ट्राइक कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी चीज मौजूद है। सो इकोलॉजी को यूजुअली हम लोग 4 लेवल पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला लेवल ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी, जिसे हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें आप एक ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को ही समझ पाओगे। आप ये जान पाओगे कि एक ऑर्गेनिज्म ने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर सर्वाइवल। यानी अगर समझ लो आज के दिन में एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म में हूं तो मैं अपनी पीढ़ियों को कंटिन्यू करने के लिए कैसे रिप्रोड्यूस करूंगा और कैसे अपने आप को भी जिंदा रखने के लिए सर्वाइव करूंगा, उसके लिए बेस्ट टेक्निक्स मुझे चाहिए। तो वहां पर जो है मेरे अंदर कौन से ऐसे चेंजेस आए जिन्होंने मुझे सर्वाइव करने में मदद करी और जिन्होंने मुझे रिप्रोडक्टिवली साउंड बनाने में हेल्प करी, उन अडेप्टेशंस के बारे में भी मैं पढ़ूंगा और फिजियोलॉजी के बारे में भी एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बातें मुझे जाननी है। पॉपुलेशन लेवल पे, यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो एक जगह पर रह रही है उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। कम्युनिटी मतलब सारी की सारी लिविंग चीजें जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं उन्हें हम कम्युनिटी बोलेंगे। एंड बायोम, जहां पर अपना खुद का क्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद हैं। इन 4 लेवल्स पर हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन जो है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, इन दोनों चीजों को हम यहां इस चैप्टर के अंदर अभी केटर कर रहे होंगे। सो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिज्मिक या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यानी हमें 2 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। भाई सबसे पहले हमें पढ़नी है ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी और उसके बाद हमें पढ़नी है पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो हम ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी से अपनी टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स, व्हिच इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। सो अगर आप ऑर्गेनिज्मिक या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में यू विल स्टडी the reactions, you will study the reactions taking place in an organism cell or in an organism's body or in an organism's body। ठीक है, आप उसके अंदर के रिएक्शन पढ़ोगे। जैसे कोई अगर साइंटिस्ट मुझ पे रिसर्च करता है, मेरे ऑर्गन सिस्टम्स को देखेगा, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है वो देखेगा। लेकिन किसी विकट परिस्थिति में मेरे पास जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं और रिप्रोडक्शन करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, ये भी मेरे अंदर जाना जा सकता है बाय रिसर्च। तो हम यहाँ पर रिएक्शंस को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ साथ हम जो है अडेप्टेशंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट बायोम्स आखिर बनते कैसे हैं। डिफरेंट बायोम जहां पे अपना खुद का क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यहां पर 2 फैक्टर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर कितना है और एक वहां पर प्रेसिपिटेशन कितनी है। प्रेसिपिटेशन मतलब वहां पर बारिश भी हो सकती है यानी रेनफॉल भी हो सकता है, प्लस वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है यानी स्नोफॉल भी हो सकता है। दोनों को आप प्रेसिपिटेशन में काउंट करोगे। सो टेम्परेचर क्या होता है और कैसे रेगुलेट होता है? टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो दिन में टेम्परेचर क्या होगा, दोपहर के टाइम पे ज्यादा होगा, रात में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। यानी जो डे नाइट साइकिल है वो टेम्परेचर को इंपैक्ट करती है। जब आप सुबह उठते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। अगर आप कभी 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि सुबह आपकी ज्यादा ठंडक होती है।
फिर धीरे धीरे जैसे सन आपका ऊपर चढ़ता रहता है, स्कॉर्चिंग वेव्स आप तक पहुंचती रहती हैं, रेडिएशन आप तक पहुंचती रहती हैं और दिन गर्म हो जाता है। अभी गर्मियों का मौसम भी है तो आप रिलेट भी कर पाओगे, लेकिन उसके बाद शाम को दोबारा से ठंडक होने लग जाती है, यानी टेम्परेचर जो है डे नाइट साइकिल से भी रेगुलेट होता है। यानी अर्थ जब घूमता है अपनी एक्सिस पे और दिन रात होते हैं उससे भी टेम्परेचर पे फर्क पड़ रहा है, और अर्थ जब घूमता है सन के चारों अराउंड और आपके अलग अलग सीजन्स आते हैं उससे भी टेम्परेचर इंपैक्ट होता है। अभी गर्मी है तो मीन टेम्परेचर बढ़ चुका है। जैसे मैं जहां पर रह रहा हूं यहां पर अभी टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। और अगर आप सर्दियों में देखोगे तो टेम्परेचर आपका कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 15 होगा एंड सो ऑन। सो टेम्परेचर आपका सीजनल बेसिस पे भी फ्लक्चुएट होता है। सो व्हेन अर्थ, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ओके, सो व्हेन अर्थ rotates on its own axis or it rotates around the sun, temperature changes, जाहिर सी बात है, समझ लीजिए यहां पर आपका अर्थ है तो अर्थ जो है एक सीधी एक्सिस पर तो प्रेजेंट होता नहीं है, अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड होती है, यानी अर्थ की एक्सिस ऐसी ना होकर के इट इज अ बिट टिल्टेड, राइट, इट इज अ बिट टिल्टेड। सो अर्थ की जो एक्सिस है वो पहले ही आपकी क्या है, टिल्टेड है, और यहां पर ही आपका अर्थ बना हुआ है, यहां पर आपका अर्थ बना हुआ है। अब ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस के ऊपर तो चक्कर लगाता ही है, तो दिन रात होते हैं, और ये जो अर्थ है अराउंड द सन भी चक्कर लगाता है, अराउंड द सन भी चक्कर लगाता है। सो ये कहां कहां चक्कर लगाएगा, ऑन इट्स एक्सिस, और ये कहां कहां चक्कर लगाएगा, अराउंड सन, जिसकी वजह से क्या आएंगे, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आएंगे, क्योंकि जब ये अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाता है तो क्या बनती है, दिन रात बनती है, यानी डे नाइट साइकिल चलती है। और जब ये सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो क्या होते हैं, क्लाइमेट्स बनते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस तैयार होती हैं, क्लाइमेट्स तैयार होते हैं, राइट। सो टेम्परेचर जो है आपका अलग अलग जगह पर अलग होगा, अलग अलग टाइम पे अलग होगा, और अलग अलग जगहों पर बर्फबारी भी डिफरेंट लेवल की होती है, स्नोफॉल भी डिफरेंट लेवल का होता है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओगे तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है, हम जिस जगह पर रहते हैं यहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली कम होती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम होती है तो वहां पे डेजर्ट बन जाता है। तो अलग अलग बायोम्स कैसे बनेंगे, बस इस टेम्परेचर और इस प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन से। जैसे यहां पर देखो, बहुत गौर से देखना इस डायग्राम को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो यार, ये जो आपका इलाका है, अब यहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर क्या आपका -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यह आपका टेम्परेचर है जो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन है, यानी सेंटीमीटर की कितनी बारिश हुई, यानी अगर आप जितनी भी बारिश हुई है उसको अगर एक डब्बे में भर लें, ओके, पूरे इलाके में, यानी आपने समझ लीजिए आप एक गांव में रहते हो तो पूरे गांव जितना बड़ा एक डब्बा लेकर के आओ और उसमें कितना सेंटीमीटर पानी भर गया, इसका मतलब उतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, राइट। तो ऐसे हम लोग इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करते हैं कि कितना पानी इस साल आपका धरती के ऊपर टकराया है। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है जो बहुत कम है, 100, 150, 200, 250 अप टू 450, ठीक है, यानी इस साइड है प्रेसिपिटेशन। अब डेजर्ट में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेजर्ट में गर्म हवाएं चलती रहती है, यानी गर्मी है ज्यादा, और बारिश का तो नामो निशान नहीं है पानी का, तो पानी है कम। अब ये जो इलाका यहां सबसे कम पानी है भाई, सबसे कम पानी है, सबसे कम पानी है ना यहाँ पे, एनुअल प्रेसिपिटेशन सबसे कम है और टेम्परेचर अच्छा खासा है। तो क्या मुझे पता लग जाती है ये चीज कि पहला हमारा जो यहां पर कॉलम है डेजर्ट ही होगा, क्या मुझे पता लग जाती है ये चीज भाई, हाई टेम्परेचर और लो प्रेसिपिटेशन, क्या मुझे पता लग गया है डेजर्ट है, बिल्कुल पता लग गया। अब सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जब नाम ही रेन फॉरेस्ट है
तो सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी देख लो, सबसे ज्यादा एंड तक की जो बारिश हो रही है 400 लेवल की वो यहीं पर हो रही है। यानी ये वाला जो लंबा सा आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है विदाउट एनी डाउट। तो जब आप इस ग्राफ को देखोगे अलग अलग बायोम्स के आपको पता लग गया, पहली चीज डेजर्ट है क्योंकि ज्यादा तापमान कम प्रेसिपिटेशन, और ये वाली चीज आपका रेन फॉरेस्ट है, नाम में रेन है तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन वहां है। कोन जैसी शक्ल है इसकी, कोन जैसी शक्ल है तो एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट हुआ। इसकी शेप देख के बताओ, कोन जैसी शक्ल है तो यहां पर एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट हुआ विदाउट एनी डाउट। बर्फ कहां पड़ेगी, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक और अंटार्कटिक जगह का नाम आपने सुना होगा, नेगेटिव में तापमान होता है वहां पे -10 तापमान है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर। तो नेगेटिव टेम्परेचर सिर्फ यही है तो आपको पता लग जाता है आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा है। यानी 6 में से 4 चीजें तो आपने बिना पढ़े क्रैक कर दी भाई। सबसे ज्यादा तापमान, सबसे कम प्रेसिपिटेशन डेजर्ट, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन रेन फॉरेस्ट, कोन जैसी शक्ल कोनिफेरस, और बर्फ पड़ी हुई है आर्कटिक और अल्पाइन। बचा क्या आपका ग्रासलैंड जो पहले आ रहा है और टेम्परेट फॉरेस्ट जो बाद में आ रहा है। तो यहां पर आपका है जी अल्फाबेट, यहां पर है आपका टी अल्फाबेट। एक ट्रिक याद कर लो, GTA सबने खेला होगा, या तो GTA वाई सिटीज या GTA सैन एंड्रियास, रिसेंट लोगों ने GTA 5। तो यहां पर क्या है, GTA मतलब G फॉर आपका ग्रासलैंड, T फॉर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। बची हुई चारों चीजें आपको याद ही हो गई। दैट्स इट, दिस इज योर ग्राफ फॉर द बायोम डिस्ट्रीब्यूशन, द बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बायोम बहुत बड़ा होता है, समझ लो मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही बात कर रहा हूं, तो मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करूंगा तो क्या उसमें अगर एक जगह पे बारिश हो रही है तो हर जगह बारिश होगी? वो जंगल अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें 50 अलग अलग तरीके के हैबिटेट बन सकते हैं। एक जगह पर सन है, दूसरी जगह बारिश हो रही है, तीसरी जगह झरना बह रहा है, चौथी जगह आपका कुछ और हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। तो रीजनल और लोकल वेरिएशंस हो सकती हैं। ये जो बायोम है इनमें लोकल वेरिएशंस भी छोटी छोटी जगह पर हो सकती हैं जो कि अलग अलग हैबिटेट्स तैयार करती है, जो अलग अलग हैबिटेट तैयार करती है। ठीक है, सो यहां पर ये जो वेरिएशंस आती हैं ये किस वजह से आती है, एक पर्टिकुलर बायोम के अंदर जो वेरिएशन है ये आपकी अबायोटिक फैक्टर की वजह से भी आ सकती है, बायोटिक फैक्टर की वजह से भी आ सकती है। जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत डिफरेंट लाइट पड़ रही है, अलग अलग प्रकार की सॉइल है, डिफरेंट वाटर लेवल है। और बायोटिक मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। भाई कहीं पर ऐसे पेड़ हैं जो फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, यानी मोटे मोटे तनों वाले पेड़ हैं, कहीं पे क्रॉप उग रही है, कहीं पर ग्रासेस ही हैं, कहीं पर झरना बह रहा है। तो अलग अलग चीजें जो है आपकी यहां पर हो सकती है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि एक ही जो बड़ा बायोम है उसमें अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा बायोम है तो इसमें थोड़ी सी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहां पर लोकल वेरिएशन हो गई, तो रेड कलर का हॉट जोन हमने बना दिया। एक ऐसी जगह है जहां पर आपका बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, यहां पर आपका झरना वगैरह मौजूद है, तो यहां पर आसपास की कंडीशंस थोड़ी बहुत और आपकी डिफरेंट हो गई। और एक ऐसी जगह है जो आपकी कंपैरेटिवली न्यूट्रल है, जहां पर पेड़ दरख्त उगे हुए हैं, तो ये आपकी लोकल वेरिएशन से हैबिटेट फॉर्मेशन हुई। तो एक बायोम के अंदर यहां पर हमने एग्जांपल में लिया है कि 3 आपकी क्या बनी, हैबिटेट बनी, 3 हैबिटेट्स इन वन बायोम, 3 हैबिटेट्स इन वन बायोम। ऐसे ही आपके और हैबिटेट्स भी तैयार हो सकते हैं, 50 हैबिटेट आपके तैयार हो सकते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक ऑर्गेनिज्म की नीश किसे कहा जाता है। जैसे आपकी नीश क्या हो गई, आपकी नीश हो गई नीट एग्जाम। क्या आप कोई और एग्जाम दोगे, क्या आप जेई दोगे? नहीं। क्या आप यूपीएससी दोगे? अभी नहीं। क्या आप एनडीए दोगे? नहीं। दे रहे हो तो बहुत अलग बात है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि नीश मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसने अपनी एक जगह पकड़ ली है कि मैं यहीं पर खाना खाऊंगा, यहां पे जो रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं उन्हीं को खाऊंगा, यहीं पे अपना फंक्शनल रोल अदा करूंगा, यानी काम भी यहीं पे करूंगा, और यहां की कंडीशन से मुझे पसंद है। जैसे साइबेरियन हस्की नाम का डॉग है जो कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, उसे आप यहां लेकर आओगे इन कंडीशंस में 45-47 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी कंडीशंस अलग है। तो उसे ज्यादा सूट करती हैं आपकी वो कंडीशंस जहां पर वो एक्चुअल में रहता है। तो नीश मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन की रेंज जिसे वो टॉलरेट करता है, एक पर्टिकुलर जगह जहां की रिसोर्सेज और खाना पीना वो खाता है और वहीं पर अपना काम करता है। यानी
अगर 3 शब्दों में बात खत्म करें, एक कंडीशंस जो वो टॉलरेट कर सकता है, यानी वहीं पर वो आराम कर सकता है, ओके, वहीं पर वो खाना खा सकता है, वहीं की रिसोर्सेज को, और वहीं पे वो क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। तो खाना, आराम और काम, सेम हमारी साइकिल चलती है भाई। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, पढ़ाई करने बैठ गए, रात को सो गए, आराम कर लिया। तो ये तीनों चीजें आप जिस जगह पे करते हो वो आपकी नीश बन जाती है। यानी नीट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपके एग्जामिनेशन में नीश बन गई कि आप सिर्फ नीट की तैयारी करोगे, आप सिर्फ अपने कमरे में पढ़ोगे, तो कमरा आपका प्रिपरेशन के लिए नीश हो गया। ठीक है, आप सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपका बायोलॉजी का नीश हो गया। इसी प्रकार से, ठीक है, आप जहां पर रहते हो, खाना खाते हो और वहीं पर जो है आप आराम भी करते हो, उस जगह को नीश कहा जाता है। अब हमने देखा था, यहां पर देखिए 2 तरीके की चीजें डिफाइन करती है कि आपके हैबिटेट किस हिसाब के बनेंगे, एक तो अबायोटिक कंडीशन, एक बायोटिक कंडीशन। तो इनके बारे में पढ़ना भी होगा। यहां पर मैंने 4 चीजें लिखी हैं, आपका टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, वाटर है। ये कैसे इंपैक्ट करते हैं एक जगह को, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो देयर आर 4 डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अलग अलग हैबिटेट्स को बनाते हैं। पहला आपका टेम्परेचर, जो सबसे रेलेवेंट माना जाता है, टॉप नॉच फैक्टर है। दूसरा आपका वाटर, जो सेकंड नंबर पे रेलेवेंट माना जाता है, दूसरा टॉप नॉच फैक्टर है। तीसरा है आपका लाइट, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और चौथा है आपका सॉइल, विच इज कॉल्ड एज एडेफिक फैक्टर। ये 4 ऐसे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये 4 ही अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो आपके एक पर्टिकुलर इलाके के चीजों को कंट्रोल करते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है, इट इज मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है, इट इज मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउट ऑफ दीज 4 अबायोटिक फैक्टर्स। अब ये जो टेम्परेचर है दोस्त, ये आपका कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी करता है सीजनली, और ये वेरी करता है एल्टीट्यूड वाइज, और ये वेरी करता है लैटिट्यूड वाइज। यानी अगर आप सीजनली देखेंगे तो आपके समर में टेम्परेचर ज्यादा है, समर में टेम्परेचर ज्यादा है, विंटर में टेम्परेचर कम है। अगर आप एल्टीट्यूड वाइज देखेंगे तो टॉप ऑफ माउंटेन पे, अगर आप किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं तो टॉप ऑफ माउंटेन, जैसे अगर आप हिमालय पे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम है। अगर आप ग्राउंड पर रहते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसी के अलावा अगर आप देखें मेरे दोस्त, तो अर्थ में अगर आप लैटिट्यूड वाइज देखें तो ये अगर आपका अर्थ है तो इस अर्थ में इक्वेटर पे टेम्परेचर आपका ज्यादा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर है, यहां टेम्परेचर ज्यादा है। और पोल्स पर आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर आपका कम रहता है, बर्फ यहां पर पड़ती है, तो यहां पर क्या है, आपका टेम्परेचर एकदम कम है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। और यहां पर अगर आप देखोगे इक्वेटर पे तो टेम्परेचर आपका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। तो टेम्परेचर अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग होता है। इसकी रेंज अगर हम देखें, सो इट कैन बी सब जीरो लेवल, इट कैन बी सब जीरो लेवल। जैसे अभी हमने देखा था आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में आपका क्या है, नेगेटिव में जा रखा होता है तापमान। काफी परमाफ्रॉस्ट रीजन होते हैं जहां पर बर्फ पड़ी रहती है, तो इन आर्कटिक रीजन्स में नेगेटिव में तापमान होता है, सब जीरो लेवल इसे कहा जाता है, यानी 0 से भी नीचे। और काफी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे फौजी भाई पहरा देते हैं, इंक्लूडिंग सियाचिन जहां पे नेगेटिव में तापमान है, और जैसलमेर जैसे इलाके हैं यहां पर आपका 50 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो सकता है। इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, यहां पर भी जो है ह्यूमंस काम करते हैं दिन रात, ठीक है, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। बैक्टीरिया वगैरह की अगर आप बात करो तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है आर्की बैक्टीरिया पाया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खतरों का खिलाड़ी बोलते हैं। अगर ये तापमान को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, और ये यहीं पाए जाते हैं। यानी समझ लो अब एक पर्टिकुलर एनिमल है जो कहता है यार मुझे 50 डिग्री सेल्सियस तापमान ही पसंद है, उसको आप बर्फ में ले जाओगे तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाए, अगर उसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं हुई तो। और सिमिलरली अगर आप एक बर्फ वाले ऑर्गेनिज्म को लेके जाओगे हायर तापमान पे तो शायद वो भी सर्वाइव ना कर पाए। जैसे मैंगो इंडिया में बहुत उगाया जाता है क्योंकि इंडिया में तापमान बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इन्हें टेम्परेट कंट्रीज में ग्रो करोगे, जैसे हमारी तो ट्रॉपिकल कंट्री है, तापमान ज्यादा है यहाँ पे, टेम्परेट कंट्रीज मतलब तापमान कम,
कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम टेम्परेट है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम तापमान। टेम्परेट कंट्रीज में अगर आप ग्रो करोगे, जैसे कि जर्मनी में ग्रो करने की कोशिश करोगे, अगर जर्मनी में ग्रो करने की कोशिश करोगे, अगर कनाडा में ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो नहीं ग्रो कर पाओगे क्योंकि वहां तापमान कम है। ऐसे ही स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड अब नाम ही है, बर्फ में गेड़ियां मारता है, इसको आप अगर केरला में ले जाओगे तो इतनी हाई ह्यूमिडिटी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ट्यूना फिश जो है ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, इसको अगर आप टेम्परेट इलाके यानी कम टेम्परेचर वाली ओशंस में लेके जाओगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मेन जो रीजन है वो ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है आपके एंजाइम की काइनेटिक्स, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला तो आपके एंजाइम्स हायर टेम्परेचर की वजह से डीएक्टिवेट हो सकते हैं या डीनेचर हो सकते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो आप अगर चाहते हो आपकी बॉडी अच्छे से काम करती रहे तो ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर देना बहुत जरूरी है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तभी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी। अब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक तो यूरीथर्मल दैट टॉलरेट वाइड टेम्परेचर रेंज, यानी एक बहुत लंबी टेम्परेचर रेंज को कोई अगर इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म अगर सरवाइव कर पाए, टॉलरेट कर पाए, तो वो यूरीथर्मल है। जैसे ह्यूमंस, मैंने आपको बताया हमारे जो फौजी भाई हैं वो सियाचिन में भी मिलते हैं, काम करते हैं जहां पे नेगेटिव टेम्परेचर है, और वो जैसलमेर जैसे इलाकों में भी मिलते हैं जहां पर प्लस में मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो रेंज कितनी हो गई? -20 से +50, 70 डिग्री सेल्सियस की फ्लक्चुएशंस को भी झेल पाते हैं, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, हम अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। स्टीनोथर्मल मतलब ये जो है कांट टॉलरेट वाइड टेम्परेचर रेंज, कांट टॉलरेट वाइड टेम्परेचर रेंज। ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर टेम्परेचर, इट इज वाटर। तो आपको पता है जिंदगी जो है वो पानी के अंदर ही शुरू हुई है, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन वाटर, इसीलिए मंगल ग्रह पर जाकर इलोन भैया पानी ढूंढ रहे हैं, जलजीरा नहीं ढूंढ रहे। पानी इसीलिए नहीं ढूंढ रहे कि प्यास लगी है, पानी इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उन्हें पता है कि एक बार पानी मिल जाए लाइफ तो अपने आप आ जाएगी, 100, 150, 200, 500 साल बाद लाइफ अपने आप आ जाएगी। प्लांट की प्रोडक्टिविटी वाटर पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक सिंपल सी बात बता देता हूं, यहां पर बहुत हल्के में ले लेते हैं इस बात को। भाई प्लांट की प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? वाटर में। अगर प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा है, मतलब अच्छा वाटर है, ऑप्टिमम वाटर है, तो प्लांट के सेल्स टर्जिड रहेंगे, फूले फूले रहेंगे। प्लांट के जो सेल हैं अगर टर्जिड रहेंगे, फूले फूले रहेंगे, तो काम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वाटर जो है ये आपका वो मीडियम तैयार करता है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मीडियम जो है विल वर्क एफिकेटली, मीडियम विल वर्क एफिकेटली, मीडियम विल वर्क एफिकेटली। ठीक है, तो पानी वो मीडियम है जिसमें सारे रिएक्शन होते हैं। तो अगर पानी फाइन है तो सब कुछ फाइन है, पानी फाइन नहीं तो कुछ भी फाइन नहीं। आपकी बॉडी भी पानी की वजह से ही काम करती है। 4 दिन पानी मत क्यों पियो, 5वें दिन मर जाओगे, क्योंकि 70% पानी ही तो है, हम उसको रिप्लेनिश करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइट। सो हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमें तो पानी पीने की जरूरत है, लेकिन जो बंदे रह ही पानी में रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें तो पानी की कोई समस्या ही नहीं होगी। बट हम गलत है, इनमें पानी की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, इनमें पानी की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। यानी क्वांटिटी तो इन पे है क्योंकि ये तो बैठी ही पानी के अंदर है, लेकिन इनमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि भैया उसके अंदर सॉल्ट कितना है, उसका पीएच कितना है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि जो इनलैंड वाटर है इसमें आपका लेस देन 5 पीपीटी आपका सॉल्ट प्रेजेंट है। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, यानी अगर 1000 मॉलिक्यूल अगर वाटर के हैं तो आपके 5 से भी कम मॉलिक्यूल होंगे सॉल्ट के। तो 5 पीपीटी से भी कम जो है आपकी कंसंट्रेशन सॉल्ट की मिलेगी किनमें? इनलैंड वाटर के अंदर, इनलैंड वाटर के अंदर।
जो आपका सलाइन वाटर है, जो आपका सॉल्ट वाटर है, उसमें आपका क्या मिलेगा, आपका 30 से 35 पीपीटी, जो कि पीने लायक नहीं होता। समुद्र के पानी की बात हो रही है, यहां पर आपके सी वाटर की बात हो रही है। और अगर आपके 1000 मॉलिक्यूल से पानी के और उसमें 100 मॉलिक्यूल सॉल्ट के हैं तो कितना खारा पानी होगा। यहां पर इन्हें कहते हैं हाइपर सेलाइन लैगून्स। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, सेलाइन का मतलब सेलेनिटी यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। ऐसे लैगून जिनमें ऐसा पानी है जो बहुत खारा है, अत्यंत खारा है, जिसमें सरवाइव करना मुश्किल है, उनमें 100 से भी ज्यादा पीपीटी यानी 100 से भी ज्यादा पार्ट्स पाए जाते हैं सॉल्ट के इन 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको पीना बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, वाइड सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, एक रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कम खारे पानी में रखोगे तो भी रह लेंगे, ज्यादा खारे पानी में रखोगे तो भी रह लेंगे। जैसे आपका पैसिफिक साल्मन फिश, पैसिफिक साल्मन फिश। जबकि अगर आप यहां पर देखोगे स्टीनोलाइन में, तो स्टीनोलाइन में एक नैरो रेंज जो है आपकी यहां पर होगी, नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन टू बी टॉलरेटेड, टू बी टॉलरेटेड। यहां पर कौन आया भैया इनटू अकाउंट, यहां पर कौन आया आपका गोल्ड फिश, या काफी सारे और भी ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि रेगुलेट ना कर पाने वाले ज्यादा हैं, रेगुलेट कर पाने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, तो स्टीनोलाइन में जो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी रेंज काफी छोटी है, उसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स। अब ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स मतलब अगर आप एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को, ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर आप मैराइन वाटर में डालोगे, इसको अगर आप मैराइन वाटर में डालोगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहता है, अगर आप इसे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी देख लो। अगर इसके आसपास ज्यादा खारा पानी है, अगर इसके आसपास ज्यादा खारा पानी है यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पे आपका सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा, अंदर पानी बहुत ज्यादा है, यानी अंदर आपका पानी बहुत ज्यादा है, इसे साई डब्ल्यू कहा जाता है, यानी पोटेंशियल ऑफ वाटर। और बाहर आपका पोटेंशियल ऑफ वाटर कम है, पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर था, यहां से सारा वाटर बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, यहां से सारा वाटर बाहर निकलना स्टार्ट कर जाएगा। एंड ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसके सेल की लाइसिस हो जाएगी, देयरफॉर इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाया। सिमिलरली आप समझ लीजिए कि आपने एक मैराइन ऑर्गेनिज्म को रखा, तो मैराइन ऑर्गेनिज्म अपने अंदर खूब सारे सॉल्ट मॉलिक्यूल्स कैरी करके रखते हैं। मैराइन ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट मॉलिक्यूल्स कैरी करके रखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैराइन ऑर्गेनिज्म को आपने फ्रेश वाटर में रख दिया, यहां पे फ्रेश वाटर में रख दिया। अगर आपने फ्रेश वाटर में रखा है तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट क्या है, कम, वाटर ही वाटर है, तो यहां पर साई डब्ल्यू हो जाएगा ज्यादा और यहां पर आपका साई डब्ल्यू हो जाएगा कम। क्योंकि मैराइन ऑर्गेनिज्म है तो सॉल्ट ज्यादा है इसके अंदर, वाटर कम हो जाएगा। पानी कहां से कहां मूव करेगा मेरे दोस्त, पानी मूव करेगा हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी इस सेल के अंदर। ये सेल जो है आपका स्वेल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली काम नहीं कर पाएगा, स्वेल एंड बर्स्ट हो जाएगा, देयरफॉर इसकी भी डेथ हो जाएगी। यानी चाहे आप एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को सॉल्ट में भेजो, चाहे आप एक मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में भेजो, दोनों ही कंडीशन में सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के कहीं भी नहीं फेंक सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइट। अच्छा, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया था, नहीं किया था तो कर देते हैं, इनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला आपका फैक्टर था टेम्परेचर, दूसरा आपका टेम्परेचर के बाद था वाटर, तीसरा जो है वो है लाइट। अब लाइट आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्त कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइट तो उनकी जान है।
यहां पर फोटो का मतलब ही क्या है, फोटो का मतलब ही है लाइट, यानी लाइट नहीं होगी तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स तो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो विदाउट लाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करानी है तो लाइट तो चाहिए ही चाहिए। काफी सारे ऐसे जंगल हैं जिनमें धरती पर उगने वाले जो हर्ब्स और श्रब्स हैं ये ओवर शेडोड हो जाते हैं बाय टॉल ट्रीज, यानी ऊपर बड़े बड़े पेड़ हैं घने घने और नीचे हर्ब और श्रब्स हैं जमीन पर बहुत नीचे 1-1 फीट के, तो उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती। तो क्या करते हैं ये जो है दे बेसिकली ट्राई टू सर्वाइव इन लेस लाइट, ये कम लाइट में भी सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्लांट। आपको पता है प्लांट नीड, सम प्लांट्स नीड अ पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन। अब क्या है फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब लाइट, पीरियड का मतलब क्या है ड्यूरेशन यानी लेंथ, नीड अ पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग, यानी जब तक उन्हें एक पर्टिकुलर लाइट की ड्यूरेशन नहीं मिलेगी वो फ्लावरिंग करेंगे ही नहीं, उनमें फ्लावर नहीं आएंगे। तो अगर आप प्लांट को फ्लावर करवाना चाहते हो, अगली जनरेशन चाहते हो उनकी, तो लाइट चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और एनिमल्स के अंदर जो डायअर्नल वेरिएशन है, डायअर्नल वेरिएशन मतलब डे नाइट वेरिएशन, यानी जैसे हम कहते हैं कि भाई कॉकरोच रात में बाहर निकलता है, उसे कैसे पता लगता है रात हो गई, अंधेरा हो जाता है ना, तो लाइट जब चली गई तब उसे पता लगा अंधेरा हो गया, तब वो बाहर निकलता है। और कोई ऑर्गेनिज्म अगर दिन में बाहर निकलता है तो उसे पता लगा कि हाँ यार लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, इसका मतलब दिन हो चुका है। और सीजनल वेरिएशन, भाई काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो सिर्फ विंटर में ब्रीड करते हैं, तो उन्हें कैसे पता लगेगा, भाई लगातार दिन छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब विंटर आ गई है। 1-2 दिन तो हो सकता है बादलों की वजह से दिन छोटा हो गया हो, अंधेरा छा रखा हो, लेकिन जब कंटिन्यूअसली दिन की लेंथ छोटी हो जाती है तो इन्हें पता लगता है विंटर आ गया, जब कंटिन्यूअसली दिन की लेंथ बड़ी हो जाती है तो इन्हें पता लगता है समर आ गया, एंड उसी हिसाब से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 500 मीटर से भी नीचे प्रेजेंट है ओशन के अंदर, इतना डीप, इन्हें पता भी नहीं है कि दुनियादारी में सन नाम की कोई चीज होती है। दे डोंट इवन नो दैट देयर इज अ सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड सन। दे डोंट इवन नो सन कौन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रीडेट करते हैं। यहां पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, भाई टॉप पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी नीचे जाएगी, उसे पकड़ करके ये खा लेंगे, ठीक है। और लाइट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भाई ड्यूरेशन आ गई 8 घंटे, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें विजिबल क्वालिटी की जरूरत है, यूवी जो है ये हमारे लिए कैंसरस हो सकती है, यह हमें स्किन कैंसर से दे सकती है, यह हमारी आंखों को हार्म कर सकती है, हमें स्नो ब्लाइंडनेस दे सकती है। आंखों को हार्म करती है, स्नो ब्लाइंडनेस देती है, स्किन को हार्म करती है, स्किन कैंसर्स देती है, स्किन बर्न्स देती है। तो यूवी हमारे लिए हार्मफुल है, जबकि विजिबल हमारे लिए नॉन हार्मफुल है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो डिपेंड करता है कि भैया आपको क्वालिटी क्या मिल रही है, एक पर्टिकुलर लाइट की क्वालिटी कैसी आपको मिल रही है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ फैक्टर इज कॉल्ड सॉइल, and that soil is also called as edaphic factor, इसे जो है प्यार से एडाफिक फैक्टर भी कहा जाता है। अब मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है दोस्त, मिट्टी जो है आपकी वो कैसे बनती है, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक बड़ा जो पत्थर है, पुराने जमाने में यूजुअली वो जो पत्थर है उसके अंदर पानी आ करके भर जाता था, ठीक है। अब वो पानी आके भर गया है, दिन में बारिश हुई तब, और रात को जब टेम्परेचर कम हुआ तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में कन्वर्ट हुआ तो बर्फ का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो उस पत्थर में दरार आनी स्टार्ट हो गई, और वो पत्थर धीरे 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 हजारों सालों में इसी प्रोसेस के बार बार रिपीट होने से, पानी भरना, जमना, बर्फ बनना, पत्थर कड़कना, इससे बार बार वो टूटता गया छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो छोटे छोटे टुकड़े और पॉलिश होकर के मिट्टी बन गए। सो अलग अलग जगह पे जहां पे डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस है, वहां पे सॉइल की प्रॉपर्टी मैटर करती है। सॉइल की प्रॉपर्टी मतलब सॉइल का ग्रेन साइज क्या है, मतलब उसके दाने कैसे हैं,
क्लेई सॉइल में अलग होंगे, लोमी सॉइल में अलग होंगे, राइट, सैंडी सॉइल में अलग होंगे। तो इसके ग्रेन साइज क्या है, परकोलेशन पावर क्या है, ये पानी को कितना रोक सकती है, राइट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस की मिट्टी बनी कैसे है, इस पर सॉइल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। अब सॉइल जैसी है वैसे ही एक जगह पर प्लांट उगेंगे यानी क्रॉप्स उगेंगे। भाई समझ लो सॉइल आपकी थोड़ी सी सैंडी है और वहां पर समझ लो बैंगन अच्छा उगता है, तो सॉइल पर डिपेंड किया कि सब्जी कौन सी उगी या क्रॉप कौन सी उगी, और प्लांट पर डिपेंड करेगा कि एनिमल कौन से आए। अब समझ लो जो एनिमल जिसको बैंगन खाना पसंद होगा वही तो आएगा ना वहां पे, राइट। सिमिलरली एक ऐसी सॉइल है जिसपे गेहूं ज्यादा उगता है तो गेहूं खाने वाले एनिमल वहां पे आ जाएंगे। एक ऐसी सॉइल जहां पे आम के पेड़ ज्यादा उगते हैं तो आम खाने वाले एनिमल आ जाएंगे। यानी सॉइल डिसाइड करती है कि किस प्रकार के प्लांट आएंगे एक धरती के ऊपर, और प्लांट डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब के एनिमल आएंगे वहां उस धरती के ऊपर। ये बात है। नाउ रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अभी अबायोटिक फैक्टर्स हो गए डिफरेंट टाइप के, इनके प्रति एक ऑर्गेनिज्म किस किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखा सकता है, ओके। अब हम लोग जो है हम होम्योस्टैटिक हैं। होम्योस्टैटिक मतलब हम वार्म ब्लडेड हैं। हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं और इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोलैरिटी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। यानी बाहर अभी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बॉडी के अंदर अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस ही तापमान है। अगर मैं अभी चला जाऊं उठ करके शिमला और वहां पे समझ लो 6 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री तापमान है, तो भी मेरा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। एंड सेम विद द ऑस्मोलैरिटी, कि मेरे अंदर की सॉल्ट कंसंट्रेशन को मैं कांस्टेंट रख सकता हूं। सो अगर कोई भी मौसम है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा इंटरनल टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं हर मौसम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी के रिएक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर और आपके सॉल्ट से। एंड दैट्स व्हाई आई एम मोर फिट, यानी वी आर मोर फिट एज मैमल्स, क्योंकि मैमल्स के पास ये पावर है तो हम लोग ज्यादा फिट है, तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हम लोग क्या हैं, रिप्रोडक्टिवली भी ज्यादा फिट हैं, रिप्रोडक्टिवली भी ज्यादा फिट है। क्योंकि अगर हमें बाहर की कंडीशंस कम इंपैक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम फिट हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस है इसको हम फिजियोलॉजिकल लेवल से भी अटेन कर सकते हैं और आर्टिफिशियल मीन से भी अटेन कर सकते हैं। यानी समझ लो आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करोगे, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली, बिकॉज दैट इज अ रिस्पॉन्स टू द गर्मी। समर्स में वो एक रिस्पॉन्स है कि हाँ भाई अब हम हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, इवापोरेटिव कूलिंग गेन करने के लिए हम लोग स्वेट करेंगे, यानी हम लोग पसीना बहाएंगे। सिमिलरली जब आपको सर्दी लग रही है देन यू विल स्टार्ट शिवर, आप लोग जो है कांपना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज शिवरिंग इज एन एक्सरसाइज दैट मेक्स योर बॉडी हॉट, दैट मेक्स योर बॉडी एक्टिव, एंड अल्टीमेटली आप जो है ज्यादा ठीक महसूस करोगे, ज्यादा गर्म महसूस करोगे। सो ये कुछ ऐसे मेथड है जिनसे आप अपने आप को ठंडा या गर्म रख सकते हो। लेकिन आर्टिफिशियल मीन मतलब एसी चला दो, ठीक है, एसी इन समर आर्टिफिशियल है, आप कुछ नहीं कर रहे, एसी अपने आप ही ठंडा कर देगा। और आप चला दो हीटर इन विंटर, या कंबल लेके बैठ जाओ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आसपास का वातावरण ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मल हो गया। फिजियोलॉजिकल में अगर आप बात करोगे तो स्वेट जो आप बहाओगे, पसीना आप बहाओगे इन समर, और यहां पर शिवर आप करोगे, कांपोगे आप इन विंटर, इन विंटर। बात समझ में आई? तो ये वो चीजें हैं जिनसे आप अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो, बट हर ऑर्गेनिज्म के पास ये पावर नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या पावर है, एज मैमल हमारे पास क्या पावर है, ये हमारा इंटरनल लेवल है, यानी हमारी इंटरनल चीजें इस लेवल पे अभी मौजूद है और इन्हें इसी लेवल पे रहना चाहिए अगर हम अच्छे से काम करें। ये नीचे भी नहीं जानी चाहिए, ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, इस लेवल पे सब कुछ कांस्टेंट है, यानी हम लोग हैं रेगुलेटर। हमने अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर लिया, और ये एक्सटर्नल लेवल, यानी बाहर समझ लो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, हमारी बॉडी का 37 ही है, यहां 5 डिग्री हमारा 37 ही है। बाहर हुआ तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, मेरा 37 ही है। बाहर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, मेरा 37 ही है।
बाहर हुआ 35 डिग्री सेल्सियस, मेरा 37 ही है। बाहर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, मेरा 37 ही है। यानी हम क्या है, इंटरनल लेवल को रेगुलेट कर चुके हैं। वी आर रेगुलेटर्स, दैट इज द केस 1। दूसरे, जो बाहर में जैसा चेंज होगा ना वैसे उनकी बॉडी में भी चेंज हो जाएगा। भाई बाहर तापमान चेंज हुआ 5, अंदर भी बॉडी के इनके 5 हो गया। बाहर हुआ 15, अंदर भी इनके 15 हो गया। ग्रीन वाली लाइन को देखो भाई, बाहर हुआ 25, अंदर भी 25 हो गया। बाहर हुआ 35, अंदर भी 35 हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं जहां इनके मन मुताबिक कंडीशंस हों। समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही झेल सकता है, स्टीनोथर्मल है। अब आप इसे ऐसी कंडीशन में ले जाके रख दोगे जहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, भाई इसकी तो बत्ती बन जाएगी ना, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर का तापमान भी 15 हो जाएगा। रेगुलेट तो कर नहीं पा रहा है, कन्फॉर्मर है, इसके अंदर का तापमान भी 15 हो जाएगा, यानी इसका मरना तो तय है। तो इसे उसी कंडीशन में रखो जिसके लिए बना है। दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। थर्ड थिंग इज पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर मतलब आलसी हैं। भाई स्टार्टिंग में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ तो इनकी बॉडी का भी 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ, इनकी बॉडी का भी 15 हो गया। 25 हुआ, इनकी बॉडी का भी 25 हो गया। अब इन्हें पता लगा यार 30 होते ही ना तू मर जाएगा, तब इन्हें होश आया भाई 25 हो गया ना, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे 25 के ऊपर, अब 30 नहीं पहुंचने दूंगा। फिर इन्होंने हाथ पैर मारना स्टार्ट किए। फिर इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल या बिहेवियरल मींस से अपने तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश करी। जैसे डेजर्ट लिजार्ड है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जैसे ठंड है तो पड़ी रहेगी, मस्त अपने घर के अंदर पड़ी रहेगी। जब और पता लगेगा ना यार और ठंड आ रही है, और ठंड आ रही है, और ठंड आ रही है, अब मरने वाली हूं, नहीं भागी तो तब भागती है सन बास्किंग के लिए। तब सूरज में जाकर के उल्टी लेट जाती है मस्त, कि हां अब जो है सूरज दादा हमें बचा लेंगे। सिमिलर केस इन समर्स। भाई गर्मी में जो है, गर्मी में पड़ी रहती है एक जगह पे, धूप लग रही है कोई इशू नहीं। एक टाइम के बाद जब पता लगा भाई अब मरने की नौबत आ चुकी है, तब भागती है शैडो की साइड। सो इसने अपने बिहेवियरल पैटर्न से अपने आप की जान बचा ली। दीज आर कॉल्ड एज सम पार्शियल रेगुलेटर्स, राइट। तो रेगुलेटर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, कन्फॉर्मर जिनको सब फर्क पड़ता है क्या चल रहा है, और पार्शियल रेगुलेटर्स। 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब पहली जो चीज है ये यहां पर देख लो, पहली जो चीज है मेरे भाई ये है आपकी रेगुलेटर। रेगुलेटर में मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं। आप फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्वेट और शिवर, और बिहेवियरल रेगुलेशन भी कर सकते हो, जैसे एसी चला दिया था। तो सारे के सारे जो बर्ड्स हैं और सारे के सारे जो मैमल्स हैं, ये जो हैं आपके रेगुलेटर्स होते हैं, बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड के 2 ही तो एग्जांपल थे, बर्ड्स और मैमल्स। कुछ एक एक्सेप्शन है लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जो कि रेगुलेटर्स हैं, बट बहुत कम। मेनली आपके बर्ड्स और मैमल्स ही हैं। तो मैमल्स को सक्सेसफुल इसीलिए माना गया कि ये जो है रेगुलेटर्स हैं। तो ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। भाई -20 पर भी हमारे देश के जवान हैं, क्योंकि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तब भी 37 है। +50 पे भी देश के जवान हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिर भी 37 है। यानी कि वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, कहीं भी जो है अपने आप को एक बेटर आउटकम दिलाने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दे आर मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, जैसे स्वेट हो रहा है इन समर, तो इससे क्या हो जाएगा, पसीना बहाने से हो जाएगी इवेपोरेटिव कूलिंग। जब इवेपोरेशन होती है, जब शरीर पे से पानी उड़ता है तो कूलिंग आती है। और शिवर जो है इट इज एन एक्सरसाइज इन विंटर्स दैट कीप यू वार्म। एन एक्सरसाइज इन विंटर दैट कीप्स यू वार्म। तो ये यहां पर स्वेट एंड शिवर जो है आपको गर्मी या सर्दी से बचाने के लिए एक फिजियोलॉजिकल तरकीब है। प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। प्लांट में ऐसी कोई डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होती, क्योंकि ना वो बेचारे हिल सकते हैं ना कुछ और, तो अपने छोटे मोटे जुगाड़ के थ्रू ही ये सारी चीजें करते हैं, राइट। जैसे गर्मी लग रही है तो क्या करेंगे, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी रोक लेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके अंदर अगर पानी कम है तो उसको बचा लिया जाए, ट्रांसपिरेशन कम करी जाए, एंड सो ऑन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कन्फॉर्मर्स। यानी पहले तो थे रेगुलेटर जिनको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरे हैं अधिकतर ऑर्गेनिज्म, यानी बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के लगभग सब एनिमल्स और लगभग सारे के सारे प्लांट्स, ये क्या है आपके कन्फॉर्मर्स हैं। ये तो बेचारे हिल ही नहीं सकते प्लांट्स तो, और 99% ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के सब ये जो है कन्फॉर्मर्स हैं।
लेकिन अब आपको यह सोचना चाहिए कि यार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ भागते हैं भाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम लोग तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ भागते हैं, तो ये जो है रेगुलेटर बनने की तरफ क्यों नहीं भागे भाई? जो रेगुलेशन है इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव process. It's an energy expensive process. Regulation is an energy expensive process. ठीक है? और आपको पता है एनर्जी लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, यानी जिसका जितना ज्यादा एरिया उसका उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। अब कोई स्मॉल एनिमल है, अब कोई छोटा सा एनिमल है, जैसे श्रू है या हमिंग बर्ड है। अब एक स्मॉल एनिमल है, इसकी वॉल्यूम है कम, लेकिन इसकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया है ज्यादा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस ज्यादा, तो इसमें लॉस ज्यादा हो रहा है। तो अगर ये अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेगा, अगर ये अपने होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो इसे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये बेचारा इतनी एनर्जी बनाता नहीं है जितनी इसकी लग जाएगी। तो इतनी एनर्जी लगाना सबके बस की बात नहीं है। तो रेगुलेशन इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, दैट्स व्हाई ये सबके बस की बात नहीं है। जैसे श्रू है, हमिंग बर्ड है, एनर्जी लगाना इनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इतनी एनर्जी नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? क्योंकि इनकी हीट लॉस हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं दे आर नॉट फाउंड इन पोलर रीजन्स। छोटे एनिमल्स पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में पड़ती है बर्फ, यानी होती है ठंड, तो ऑर्गेनिज्म को खुद को रखना है गर्म। खुद को गर्म रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। छोटे एनिमल में उतनी एनर्जी है ही नहीं, तो मर जाएंगे। इसलिए इन्होंने अडेप्ट ऐसा किया खुद को कि भाई हम ऐसे इलाकों में रहेंगे ही नहीं, हम ऐसे इलाकों में जाएंगे ही नहीं जहां पर माथे पर कोई आके मौत लिख दे, और इतनी एनर्जी ये बनाते भी नहीं है। अलग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है? अब या तो ऑर्गेनिज्म आपका माइग्रेट कर सकता है। माइग्रेट मतलब टेम्परेरीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, यानी एक इलाका है जिसमें पंगा है, ओके, फ्रॉम एरिया ऑफ स्ट्रेस टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। यहां पर चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी साइबेरिया से कुछ बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन क्रेन। ये कहां आती हैं? माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू क्योलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, एवरी ईयर। हर साल आती हैं, यहां पे हर साल आती हैं। तो ये जो आपका साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल है, ये क्या है? माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। समझ लो आपको गर्मी लग रही है, भाई शिमला चले जाओ घूमने, और सर्दी लग रही है शिमला वालों को, भाई दिल्ली आ जाओ, क्या दिक्कत है? तो माइग्रेशन जो है वो आपको एक टेम्पररी सोल्यूशन दे देता है। जब चीजें बढ़िया हो जाएं तो भाई वापस आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आपका कोई भी नहीं रोकेगा। अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को सस्पेंड भी कर सकता है थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए। सस्पेंड मतलब एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में जा सकता है कि कुछ दिन भैया अंडरग्राउंड हो जाओ, जब चीजें दोबारा से सही होने लगे तो वापस आ जाना। जैसे काफी सारे आपके बैक्टीरिया हैं, काफी सारे आपके फंगस हैं, और लोअर प्लांट जो हैं ये स्पोर बना लेते हैं। इन स्पोर के ऊपर थिक वॉल होती है,
तो थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं, और ये थिक वॉल्ड स्पोर जो है दे आर हाईली रेजिस्टेंट, दे आर हाईली रेजिस्टेंट। ये इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हो सकते हैं कि इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जिंदगी में वापस, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जिंदगी में वापस, ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट कर जाते हैं, और ये जो है आपके ग्रो करके दोबारा से नया बैक्टीरिया या नया फंगस या लोअर प्लांट बना देते हैं। ठीक है। इनएक्टिविटी में जाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे डोरमेंसी। सीड जो है ये अपने रिएक्शंस को थोड़ी दिन के लिए स्टॉप कर देता है, तो वो सीड जो है ये इनएक्टिव है इन हायर प्लांट्स। ठीक है। लेकिन जब आप इसे जमीन में डालोगे, प्रॉपर वाटर टेम्परेचर दोगे, तो ये सीड दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ठीक है। एस्टिवेशन में एस आता है, यानी ये समर स्लीप है, यानी कई ऑर्गेनिज्म समर में यानी गर्मियों में सो जाते हैं, जैसे कि आपके स्नेल्स, तो ये गीली डाली पकड़ेंगे और वहां पर सो जाएंगे मस्त। ठीक है। हाइबरनेशन यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स, यहां पे एस नहीं आ रहा तो इट इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप। जिसमें एस आया वो समर स्लीप, अदरवाइज दूसरा वाला विंटर स्लीप। तो हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना सर्दियों में सो जाते हैं, मस्त एक गड्ढा खोदेंगे सो जाएंगे, जैसे बियर वगैरह है, इनको कई बार देखा गया है वहां पर सोते हुए। डायापॉज मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायापॉज जो है इट इज सीन इन जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन पॉन्ड वगैरह में मिलता है, पानी वगैरह में मिलता है। तो जू प्लैंकटन जो है एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, डायापॉज कहा जाता है। दोबारा एक्टिव स्टेट में आकर के डिवीजन स्टार्ट कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है। तो डोरमेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज सस्पेंशन के ही पार्ट है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके की चीजें यहां पर हो सकती हैं। अब ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है टू थ्राइव बेटर, यानी अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, अपने आप में कैसे बदलाव लाता है कि वो आने वाली समस्याओं से खुद को बचा सके। तो अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन ऐसे एट्रीब्यूट है एक ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो, यानी कोई प्लांट है उसने कांटे उगा लिए अपने ऊपर जैसे कैक्टस ने, चाहे वो बिहेवियरल एट्रीब्यूट है, मैंने आपको बताया था डेजर्ट लिजार्ड जब सर्दी लगती है तो सन बास्किंग कर लेती है, धूप में जाके सो जाती है, और जब गर्मी लगती है तो ठंड में आ जाती है। तो चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे आपकी फिजियोलॉजिकल हो, जैसे हमने किया था कि भाई गर्मी में पसीना बहा दिया, सर्दी में कांपने लग गए, तो यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर, और अपने आप को बेहतर तरीके से चीजों से बचा सकते हैं, प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर मेरे दोस्त मॉर्फोलॉजिकल मतलब यहां पे स्पाइन्स आ गए। ठीक है। बिहेवियरल मतलब सन बास्किंग हो गई, फिजियोलॉजिकल मतलब आपका स्वेटिंग हो गया। ठीक है। और इस वजह से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं इन अ बेटर वे। आने वाले टाइम में जो सारी की सारी चीजें हैं जेनेटिकली फिक्स हो जाती हैं, राइट। यानी कि कई जनरेशंस तक अगर आप सेम तरीके की एडेप्टेशंस लेके चलोगे तो आने वाली जनरेशन में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है। जैसे समझ लो आज हमारी 5 उंगलियां हैं ना एक हाथ के अंदर, टोटल 10 हैं। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी एडेप्टेशन हुई कि हमारे अंदर सिर्फ 4 ही उंगलियां हुई दोनों हाथों में, तो क्या होगा, कुछ जनरेशन तक ये चीजें ओके बाय कन्विक्शन जाती हैं, और उसके बाद जेनेटिकली फिक्स हो जाएंगे, फिर इंसान की 4 उंगलियां ही आएंगी, राइट। और इसी हिसाब से चीजें जेनेटिकली फिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ रिसर्चेस भी चल रही हैं इसके ऊपर कि आने वाला इंसान कैसा होगा। जैसे आदि मानव से जब हम बने तो हमारे बाद अगर कोई मॉडिफाइड मैन आता है तो वो कैसा होगा, इसके ऊपर भी देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस गोइंग ऑन, काफी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने पढ़ी। तो 4 उंगलियों वाली बात एक्चुअली मैंने वहीं से निकाली है, राइट। काफी सारे साइंटिस्ट का ये कहना था कि आगे जो ह्यूमंस आएंगे उनकी 4 उंगलियां होंगी दोनों हाथों में, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। ठीक है। मतलब पढ़ाई है, स्पेक्यूलेशन है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट इंटरेस्टिंग था तो मजा आया। तो अगर आप बोलोगे तो मैं रिसर्च पेपर डाल दूंगा वहां पे, ओके, टेलीग्राम चैनल के ऊपर इफ यू वांट। ठीक है। अब अडेप्टेशन देखो भाई, रेगिस्तान में सर्वाइव करना सबके बस की तो बात है नहीं, तो एनिमल्स में अलग अडेप्टेशन होंगी, प्लांट्स में अलग अडेप्टेशन होंगी। जैसे कंगारू रैट जो है ये क्या करता है, अब डेजर्ट में जानवर पे पानी कम है तो उसे पानी बचाना पड़ेगा, टू कंजर्व वाटर इट डू द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट।
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इससे क्या बनता है? वाटर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो भाई पानी तो बन ही गया ना, यानी मेरी बॉडी में एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिससे ऑटोमेटिकली पानी बन रहा है, तो और क्या चाहिए? पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरा ये क्या कर सकता है? अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है, यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है। यानी जब ये सुसु करेगा, यूरिन को एक्सपेल करेगा, तो वो यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड होगा, यानी ज्यादातर पानी ये वापस सोख लेगा यूरिन में से, सिर्फ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही बाहर निकालेगा। तो पानी रीएब्जॉर्ब भी कर लिया है इसने, वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, तो इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी अपने आप को इसने बचा लिया। प्लांट्स के अंदर देखो, प्लांट चाहते हैं कि यार पानी कम इनका वेस्ट हो, तो ये क्या कर लेते हैं? क्यूटिकल की थिक लेयर लगा लेते हैं, क्यूटिकल की थिक लेयर लगा लेते हैं ऑन लीफ, जिससे कि लीफ से पानी बहुत कम इवेपोरेट हो, क्योंकि ऊपर वैक्स की लेयर लगी हुई है, क्यूटिकल की लेयर लगी हुई है, तो पानी बाहर निकल नहीं पाएगा। भाई संकन स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा है। संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा बहुत डीपली प्रेजेंट है, डीप पिटेड है, यानी एकदम पत्ते के सरफेस पर नहीं है। तो अगर बहुत अंदर की साइड प्रेजेंट है स्टोमेटा, तो उससे वाटर निकल के जब सरफेस तक आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना एफर्ट कोई करके खुश नहीं है, तो पानी अंदर ही रह जाता है। और यहां पर कैम पाथवे मौजूद है। कैम पाथवे मतलब क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपको पता है दिन में वाटर लॉस ज्यादा होता है दोपहर के टाइम में, जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है। कैम प्लांट्स के अंदर दिन में स्टोमेटा ओपन होते ही नहीं है, रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो दिन में पानी बच जाता है। स्टोमेटा डू नॉट ओपन इन डे, तो दिन में सारा पानी बच गया। रात को टेम्परेचर कम होता है, तो अगर स्टोमेटा खुले भी तो कम पानी उड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके कान और हाथ पैर यानी लिम्स छोटे होते हैं, ओके, वही पोलर रीजन में पाए जाते हैं। यानी पोलर रीजन में अगर कोई एनिमल है तो उसके कान और हाथ पैर छोटे होंगे, क्यों? जिससे एनर्जी का ज्यादा लॉस ना हो, इसे एलन रूल बोला जाता है, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस, या एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, टू प्रिवेंट हीट लॉस। वरना सारी एनर्जी उड़ जाएगी यार, फिर उन्हें और एनर्जी बनानी पड़ेगी, वो फिर हीट लॉस में चली जाएगी। तो यहां पर छोटे कान वाले, छोटे हाथ पैर वाले एनिमल्स ज्यादा मिलते हैं पोलर रीजन में, इसे एलन रूल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इन द एग्जामिनेशन, तो हाईलाइट कर सकते हो। कैम वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन वाला भी, इसे आप याद कर सकते हो। और आपके कुछ बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनमें एक मोटी चमड़ी पाई जाती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, जैसे ब्लबर। अब वेल है या सील है, इनके अंदर ब्लबर पाई जाती है, विच इज एन इंसुलेटिंग लेयर। ये फैट की इतनी मोटी इंसुलेटिंग लेयर है कि अगर आप नॉर्मल भी बैठे हो और हीट लॉस होना चाहिए, तो वो हीट लॉस इतनी मोटी चमड़ी को क्रॉस करके नहीं हो पाएगा, तो अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग स्टाइल है अपनी एनर्जी को बचाने का। अब समझ लो एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। समझिए आप गए मनाली घूमने, या उससे भी ऊपर चले गए, हाई एल्टीट्यूड पर चले गए। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी आपकी हार्ट पाल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, जी घबराने लग जाता है, पाल्पिटेशंस होने लग जाती हैं, जी घबराने लग जाता है। इसके अलावा आपको नौजिया हो जाता है, यानी आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, वॉमिटिंग आने जैसी हो जाती है। इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आप फेंट भी हो सकते हो, ओके, और आपको हेडेक वगैरह भी हो सकता है। सो इसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। सो इस एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आपको एक्लिमेटाइज किया जाता है पहले, यानी व्हेन यू स्पेंड 2-3 days at high altitude, you acclimatize
you acclimatize naturally, you acclimatize naturally। अब ये एक्लिमेटाइज क्या होता है भैया? एक्लिमेटाइज मतलब आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली ज्यादा आरबीसी बनने लगते हैं। अगर ज्यादा आरबीसी बन रहे हैं तो ऊपर एल्टीट्यूड सिकनेस आपको क्यों हुई? बिकॉज ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन इतना कम है कि आरबीसी जो है उसको पहुंचा ही नहीं पा रही ठीक से हर ऑर्गन के पास। अब क्या हो रहा है? आरबीसी बढ़ गई तो कम ऑक्सीजन को भी पकड़ पकड़ के ले जाएंगी भाई गाड़ी में बैठा बैठा के जबरदस्ती हर ऑर्गन तक। तो हाई आरबीसी तो क्या होगा? आपका जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विल इंक्रीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विल इंक्रीज। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। ओके, तो हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, प्लस आपको ऑक्सीजन लेना भी ज्यादा पड़ेगा तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रीदिंग रेट आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो आपका ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन की एंट्री आपकी ज्यादा हो रही है। फिर हार्ट रेट ज्यादा है तो पंपिंग ज्यादा हो रही है, जल्दी पंप कर रहा है, पंपिंग ज्यादा तो जल्दी जल्दी सर्कुलेट कर देगा। इसके अलावा एफिनिटी किसके साथ बढ़ा देगा? हेमोग्लोबिन। एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन किसके साथ बढ़ेगी? पहले भाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी तो उसके साथ एफिनिटी भी कम थी। अब एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, और CO2 के साथ कम हो जाएगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अब कम है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक्लिमेटाइज करते हो तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस से राहत मिल जाती है। ठीक है, ये बात है। अब डेजर्ट लिजार्ड की बिहेवियरल अडेप्टेशंस देखते हैं। डेजर्ट लिजार्ड को अगर गर्मी लग रही है, इफ इट इज फीलिंग हॉट, तो इट विल गो इन शेड, ये शेड में चली जाएगी, छांव में चली जाएगी। लेकिन अगर इसे कोल्ड लग रहा है, ठंडक लग रही है, देन इट विल गो इन लाइट, इसे कहते हैं सन बास्किंग। सन में जाकर के बास्क करने लग जाएगी या आपकी सूरज में चली जाएगी, गो इन लाइट, गो इन। तो ये क्या है? बिहेवियरल अडेप्टेशन है ना भाई, उसने अपने बिहेवियर से, अपनी सेंस से ही अपने आप को गर्मी और सर्दी से बचा लिया। अब बात करेंगे यार पॉपुलेशन की। तो इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को सबसे पहले समझेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में भी चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज चैप्टर। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे आराम से समझने के लिए। एक में ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी, फिर आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम, और फिर सारे एक एक शॉर्ट में सारे चैप्टर्स होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रिलिक्स को इंस्टॉल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, फटाफट इंस्टॉल करो। मुझे नहीं पता, आई हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू ऑन ब्रिलिक्स। प्लीज मेक श्योर टू गेट द लेटेस्ट वर्जन एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आएगा आई विल अपडेट यू। आप इंस्टॉल करो फटाफट और पहुंचो ब्रिलिक्स के ऊपर। आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कल सुबह से, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।